हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और जिसके अंदर हम इस सीरीज के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाती है तो वहां पर वो किन किन पैरामीटर्स को चेक करती है। और इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ पैरामीटर्स मैंने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किए थे और आज हम अगले पैरामीटर्स को के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर डाटा इंटीग्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक एक पैरामीटर को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और जो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट के लिए आती हैं तो इस पैरामीटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं और वो होती है टेस्टिंग। जब भी कोई भी प्रोडक्ट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिंग होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उसका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऑडिट के समय क्रॉस चेक किया जाता है और उसी के बेसिस पे किसी भी कंपनी का ऑडिट पास या फेल होता है। तो अब ये कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सैंपल से रिलेटेड कि सैंपल कैसे आया। जब कोई भी सैंपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो सैंपल कब आया, कौन लेके आया, उसका क्या प्रोसीजर था, सैंपलिंग का क्या प्रोसीजर था, किसने पिक किया, कितनी क्वांटिटी के अंदर था, सैंपल का बेच नंबर, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसकी रजिस्टर के अंदर एंट्री की जाती है और उसी के बाद सैंपल जो होता है वो क्यूसी के अंदर इंटर होता है। उसके बाद जब आप कोई भी सैंपल अंदर आ जाता है तो फिर उसकी प्लानिंग की जाती है कि उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे और वो डिपेंड करता है सैंपल की कंडीशन के ऊपर। अगर सैंपल फिनिश्ड है, मतलब अगर मान लीजिए अगर सैंपल बिल्कुल रॉ कंडीशन में है तो उसकी टेस्टिंग अलग होती है। अगर इंटरमीडिएट कंडीशन में है तो उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर अलग होती है, उसमें अलग टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर फिनिश्ड होता है, मतलब फाइनल पैकेजिंग होके प्रोडक्ट क्यूसी के अंदर आता है तो उसके टेस्टिंग प्रोसीजर कुछ और होते हैं। उसमें मतलब टेस्ट प्रोसीजर तो सेम ही होंगे, सभी में एक जैसा ही ऐसे परफॉर्म किया जाएगा, बट कहीं पे टेस्ट कम लगाए जाते हैं, कहीं पे टेस्ट बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट भी लगाए जाते हैं। फिनिश के अंदर टेस्ट ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं और वहीं जो रॉ डाटा जब आता है या रॉ मटेरियल आता है तो उसके टेस्ट थोड़े कम होते हैं। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, ये कंपनी के दिमाग से नहीं होता कि कंपनियां करती हैं, ये गाइडलाइन के हिसाब से चलना होता है। तो उसके हिसाब से टेस्ट कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक हो गई बात। जैसे एग्जांपल के लिए जो रॉ होगा उसका हम डिसोल्यूशन टेस्ट नहीं लगा सकते हैं टैबलेट का, वहीं जब टैबलेट फिनिश्ड हो जाएगी तो वहां पर हम उसका फिर डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वहीं जब आपका प्रोडक्ट रॉ होगा तो वहां पर हम इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग करेंगे, उसकी इंप्योरिटी चेक करेंगे और अलग अलग पैरामीटर पे चेक करेंगे। वहां पर इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग के पैरामीटर्स ज्यादा होते हैं, वहीं जब प्रोडक्ट फिनिश होकर आता है तो वहां पर इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग के पैरामीटर कम हो जाते हैं। तो जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हमको करना होता है। साथ ही साथ जो हमने एनालिसिस परफॉर्म किया है उनके क्या रिजल्ट्स आए, उनके ग्राफ और उनकी पूरी रिपोर्ट्स, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जब किसी भी ड्रग की टेस्टिंग की जाती है उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता है तो यहाँ पर दो लोगों का काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। पहली होती है शिफ्ट इंचार्ज की, जिसकी प्रेजेंस में ये सारे एनालिसिस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसकी प्रेजेंस में सैंपल जो है वो क्यूसी के अंदर इंटर हुआ। शिफ्ट इंचार्ज का एक काम होता है कि वो ये चीज़ चेक करे कि जितनी भी प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं, जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डाटा इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा है। वहीं अगला जवाबदार होता है एनालिस्ट, क्योंकि एनालिस्ट ही एनालिसिस परफॉर्म करता है, ऐसे लगाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग करता है, जितने भी टेस्ट परफॉर्म करता है वो एनालिस्ट करता है। तो एनालिस्ट की जिम्मेदारी भी होती है कि वो एनालिसिस सही तरीके से परफॉर्म करे, किसी भी टाइप का डेविएशन ना करे। ठीक होगी। और अगर कोई डेविएशन हो गया है, कोई इंसिडेंस हो गया है तो वो अपने शिफ्ट इंचार्ज को बताए, उनको इन्फॉर्म करे। उसके बाद जब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि सैंपल आया, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो गए, सैंपलिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो गए, आपने एनालिसिस परफॉर्म किया उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हो गए। उसके अलावा भी जब सैंपलिंग, जब कोई भी ड्रग का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है फिर भी कई बार रिकॉर्ड बेसिस पे या ये गाइडलाइन कहती है कि आपको सैंपल को रखना है। कई बार 1 महीने रखना पड़ता है, 2 महीने, 6 महीने, वो कंट्री के हिसाब से होता है, कंट्री की गाइडलाइन के हिसाब से होता है। कई बार जैसे रशिया में अगर आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो रशिया के हिसाब से आपको उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब आपका प्रोडक्ट फिनिश हो गया, उसका एनालिसिस होने के बाद वो मार्केट में सेल भी होने लग गया, तब भी आपको 6 महीने 2 साल तक वो प्रोडक्ट रखना होता है और उसका वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। तो उसका रिकॉर्ड, मतलब जो सैंपल आपने रिजर्व करके रखे हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी हमको मेंटेन करके रखना होता है और ये भी कई
कई बार क्रॉस चेक किया जाता है। क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड, जी हाँ, क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड मतलब जो प्रोडक्ट हमने परफॉर्म किया उसका जिसका भी एनालिसिस हमने परफॉर्म किया है उसकी क्या क्वालिटी निकली, कितना ज़्यादा वो प्योर था, और उसके जितने भी एनालिसिस हमने परफॉर्म किए उन सभी के रिकॉर्ड्स, उनके सभी रिजल्ट्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन की जाते हैं। मतलब एक पूरी फाइल बनी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड, और ये क्यूए के अंदर जाके जमा हो जाता है जब प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस परफॉर्म कर लिया जाता है और वो सारे एनालिसिस पास हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और इसका भी डॉक्यूमेंटेशन कई बार चेक किया जाता है ऑडिट के समय, और यहाँ पर डाटा इंटीग्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये होता है कि अगर कोई ड्रग का एनालिसिस फेल हो गया है, उसका ऐसे फेल हो गया है, कोई भी टेस्ट फेल हो गया है, तो अब उसका क्या करना है, उसमें आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या हमको प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है, क्या उसके लिए हमको ओएस पे जाना है, ओओटी पे जाना है, उससे रिलेटेड जो भी, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो असिस्टेंट मैनेजर के पास होती है, जनरल मैनेजर के पास होती है, जो कि क्यूसी के होते हैं, और यही लोग डिसाइड करते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो इससे रिलेटेड भी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई ड्रग फेल हो गई थी तो उसके बाद आपने क्या डिसीजन लिया। उसके अलावा अगर आप ओओएस लेते हैं जिसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, या ओओटी लेते हैं जिसे हम आउट ऑफ ट्रेंड्स कहते हैं, तो अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं, और वो उस प्रोडक्ट की फाइल के साथ में ही लगे हुए होते हैं। जिस प्रोडक्ट का आपने ओओएस और ओओटी लिया, मतलब पहले आपको उसका वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जब वो फेल हुआ, और उसके बाद ओओएस और ओओटी लिया तो उसका भी रिकॉर्ड आपको साथ में एक ही फाइल के अंदर रखना होता है। तो ये सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो क्यूए के अंदर जमा होते हैं। बट ये जितने भी ओओएस या ओओटी लिए जा रहे हैं ये किसकी प्रेजेंस में लिए जा रहे हैं, जो क्यूसी के जो मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, इनकी प्रेजेंस में और इनके गाइडेंस में ही ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट और आउट ऑफ ट्रेंड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं या डेविएशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो इंसिडेंट्स और डेविएशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको भी मेंटेन करना होता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसिडेंट्स तो ठीक है क्योंकि वो तो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से होता है, बट डेविएशन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर डेविएशन के अंदर डाटा इंटीग्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कि अगर आप कोई भी चीज़ डेविएट कर रहे हैं अपनी वजह से, मतलब आप जानबूझ के कोई डेविएशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक डाटा इंटीग्रेशन कहलाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जो बोला गया है वही करें, जो स्पेक के अंदर लिखा है वही आपको करना है। आप अपने मन से कुछ ना करें, चाहे ड्रग फेल हो जाए उसकी टेंशन ना लें, बट आपको डेविएशन परफॉर्म नहीं करना है। अगर आप डेविएशन परफॉर्म करते हैं और उस डेविएशन के अंदर ये पता चलता है कि वो डाटा इंटीग्रेशन की वजह से हुआ है और आपने जानबूझ के डेविएशन परफॉर्म किया है, तो इसमें फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंसिडेंट्स और डेविएशन अगर हो जाए तो सबसे पहले इन्फॉर्म करें, उसको कभी भी ना छुपाएं। देखिए डाटा इंटीग्रेशन में ज़्यादातर लड़के इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि अगर वो इंसिडेंट्स और डेविएशन उनसे हो जाता है तो उसको वो छिपाते हैं, और उसको छिपाने की वजह से ही वो डाटा इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे डेविएशन करने के बाद कोई ड्रग फेल हो गई और उसको आपने पास करने की कोशिश करी, इंसिडेंट्स हो गया और उसको आपने छुपाया और इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू रखा और उसको आपने रिपोर्ट ही नहीं करा, जबकि वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके सेव हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर इंसिडेंट्स और डेविएशन हो रहा है तो उसका हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, अपने सीनियर्स को ये चीज़ बतानी है। क्योंकि देखिए एक्शन की टेंशन ना लीजिए, बट अगर आप इंसिडेंट्स और डेविएशन में पकड़े गए या डाटा इंटीग्रेशन में पकड़े गए तो उसकी सज़ा काफ़ी बड़ी हो सकती है। बट स्टार्टिंग में अगर आप इंसिडेंट्स और डेविएशन करते हैं तो कुछ नहीं होगा, आपके जो मैनेजर होंगे या जो आपके सीनियर होंगे वो आपको थोड़ा बहुत डांट देंगे, बट आपको कभी नौकरी से नहीं निकालेंगे। बट हाँ, अगर आप डाटा इंटीग्रेशन में पकड़े जाते हैं और डेविएशन और इंसिडेंट्स को छुपाते हैं तो फिर आपकी बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये चीज़ याद रखें कि जब भी इंसिडेंट्स और डेविएशन हो तो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करें और उनको बताएं कि सर ये हो गया है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन हाथों हाथ करवाइए, क्योंकि उसमें आपके ही सील साइन होंगे, क्योंकि एनालिस्ट आप थे जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स और डेविएशन। उसके अलावा जो इंसिडेंट्स और डेविएशन होते हैं तो फिर उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या डिसीजन लिए जाते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन किया जाता है और ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक की जाती है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑडिट टीम क्यूसी के अंदर जाती है और अगर उनको किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी ड्रग से रिलेटेड कोई डेविएशन या इंसिडेंट्स पकड़ में आता है, सबसे ज़्यादा वो ध्यान देते हैं डेविएशन के ऊपर। तो उसके बाद डेविएशन के बाद आपने क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया, क्या आपने आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किए और क्यों किए, और जो एनालिस्ट था उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्रॉस चेक किया जाता है। यहाँ पर यह भी चेक किया जाता है कि अगर एक ही एनालिस्ट बार बार डेविएशन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका क्या रीज़न था, या कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट बार बार इंसिडेंट्स कर रहा है या एक से ज़्यादा बार इंसिडेंट्स किसी क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर हो रहे हैं तो उसका क्या रीज़न था, ये भी ऑडिट टीम चेक करती है और कई बार एनालिस्ट को बुला के भी पूछताछ करती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपसे इंसिडेंट्स और डेविएशन हो रहा है, पहली बात तो डेविएशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है, जो भी स्पेसिफिकेशन कह रहा है उसके हिसाब से चलिए, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
इंसिडेंस अगर हो गया है तो जल्द से जल्द अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके क्यूए में जाके जमा करा के आएँ, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट अगर आप डेविएशन कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि डेविएशन का मतलब ही होता है जानबूझ के की गई गलती एनालिस्ट के द्वारा, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।